40 के वर्ष में राजी के बाल काफी सफेद हो गए थे। वह पार्लर जाती, बाल दाई करवा कर आती। पार्लर वाली के लिए वह एक मोटी आसामी थी। राजी हर समय सुंदर दिखना चाहती थी। वह क्या, उसका पति अनिरुद्ध और दोनों बेटियां भी तो यही चाहती थी। कॉरपोरेट वर्ल्ड की जानी पहचानी हस्ती अनिरुद्ध कपूर का जब राजी से विवाह हुआ तब राजी रज्जो हुआ करती थी। मालूम नहीं अनिरुद्ध की मां को रज्जो में ऐसा क्या दिखा था। जयपुर में एक विवाह समारोह में उसे देखकर उन्होंने राजी को अनिरुद्ध के लिए अपने मन में बसा लिया। रज्जो विवाह कराने वाले पंडित शिव प्रसाद की बेटी थी। 12वीं पास रज्जो यूं तो बहुत सलीके वाली थी, परंतु एमबीए अनिरुद्ध के लिए कहीं से भी फिट नहीं थी। विवाह संपन्न होने के बाद अनिरुद्ध की मां ने पंडित जी के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रख दिया। पंडित जी के लिए यह प्रस्ताव उनके भोजन थाल में परोसा हुआ ऐसा लड्डू था जो न निगलते बन रहा था न उगलते। वे असमंजस्य में थे। कहाँ वे ब्राह्मण और कहाँ लड़का पंजाबी, कहाँ लड़के का इतना बड़ा धनी और आधुनिक परिवार, कहाँ वे इतने गरीब। दोनों परिवारों में कोई मेल नहीं, जमीन आसमान का अंतर। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस रिश्ते को स्वीकारें या नकारें। पंडित शिव प्रसाद ने दबी जबान में पूछा, बहन जी लड़का। पंडित जी अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे कि श्रीमती कपूर ने उन्हें बताया कि लड़का किसी सेमिनार में विदेश गया हुआ है। श्रीमती कपूर के साथ उनके पति श्रीदेश कपूर और अनिरुद्ध के दोनों छोटे भाई भी इस विवाह समारोह में जयपुर आए थे। पंडित जी असमंजस्य में थे। मैं समझ सकती हूँ पंडित जी, आप हमारे पंजाबी परिवार में अपने बेटी को भेजने में झिझक रहे हैं, पर अब इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। मुझे ही देख लीजिए, मैं कायस्थ परिवार से हूँ और कपूर साहब पंजाबी, तो क्या आपकी बेटी हमारे पंजाबी परिवार की बहू नहीं बन सकती? पंडित जी मध्यवर्गीय अवश्य थे, परंतु खुले विचारों के थे। उन्होंने श्रीमती कपूर से कहा, बहन जी मुझे 1-2 दिन का समय दे दें, मैं घर में सलाह कर लूँ। ठीक है पंडित जी, हम आपका जवाब सुनकर ही दिल्ली वापस जाएंगे, श्रीमती कपूर ने कहा। अगले ही दिन सुषमा जी को उस शादी वाले घर के यजमान के साथ अपने घर आया देख पंडित जी पशुपेश में पड़ गए। पंडित जी आप सोच लीजिए, इतना अच्छा घरवर ज़रा मुश्किल ही है मिलना। जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर कुछ झिझक कर बोले, वर को भी हमने नहीं देखा है। इधर हमारी पुत्री भी अभी पढ़ाई करना चाहती है। पंडित जी असमंजस्य में घिरे रहे। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है, हमारा लड़का तो खुद ही एमबीए है, चाहेगी तो ज़रूर आगे पढ़ लेगी। जहाँ तक लड़के को देखने का सवाल है तो वह 15 दिन में आ जाएगा, देख लीजिएगा। हमें आपकी बेटी की खूबसूरती और सादगी भा गई है पंडित जी। हमें और किसी चीज़ की इच्छा नहीं है सिवा सुंदर लड़की के। सुषमा जी ने अपनी अमीरी का एहसास करवाया। बात इस पर आकर ठहर गई कि अनिरुद्ध के विदेश से लौट कर आते ही वे उसे लेकर जयपुर आ जाएंगी। कपूर परिवार दिल्ली लौट गया तो शास्त्री जी ने चैन की सांस ली और फिर अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गए। रज्जू को इस वर्ष बीए में प्रवेश भी दिलवाना था, उसे अच्छे कपड़ों की ज़रूरत होगी। पत्नी से वे इन्हीं बातों पर चर्चा करते रहते। किसी न किसी प्रकार पंडित शिव प्रसाद ने इस मध्य वर्ग के लोगों के मोहल्ले में घर तो बना लिया था, परंतु वे इसे थोड़ा सजाना संवारना चाहते थे। बेटी के ब्याह के लिए अच्छे रिश्ते की चाहत हर माता पिता को होती ही है। वे भी अपना स्टेटस बनाना चाहते थे। सुषमा कपूर को जयपुर से दिल्ली गए हुए अब लगभग 1 महीना हो गया था। पंडित जी के लिए भी एक सपना सी हो गई थी, पर अचानक एक दिन वह सपना हकीकत में बदल गया जब एक बड़ी सी सफ़ेद गाड़ी से लकतक करती सुषमा जी उतरी। उनके साथ एक सुदर्शन युवक भी था। बेचारे पंडित जी का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए उन्होंने सुषमा जी को उस युवक को बैठक में बैठाया। ओ पंडित जी कैसे हैं? ये है हमारे बेटे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने बड़ी शालीनता से हाथ जोड़कर उन्हें नमस्ते किया। पंडित जी अनिरुद्ध की शालीनता से गदगद हो गए। सुषमा जी ने पर्स निकालकर अनिरुद्ध की जन्मपत्री पंडित जी को पकड़ाई। आप तो सोच रहे होंगे कि अब हम आएंगे ही नहीं, पर अनिरुद्ध ही विदेश से देर से आया। मैंने सोचा कि इसे साथ लेकर आना ही ठीक रहेगा। पंडित जी के मस्तिष्क पर फिर से दबाव सा पड़ने लगा। अनिरुद्ध बाबू मेरी बेटी से 12वीं पास है, परंतु उसे पढ़ने का बहुत शौक है। इसी वर्ष उसे बीए में प्रवेश लेना है। हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आपकी बेटी जितना पढ़ना चाहे पढ़ सकती है, अनिरुद्ध ने कहा। यानी बेटा भी तैयार है। पंडित जी का मन फिर से डावाडोल होने लगा। जरूर कहीं कुछ गड़बड़ होगी, उन्होंने सोचा। इस सोच विचार के बीच लड़की लड़के की देखा देखी भी हो गई, जन्मपत्री भी मिल गई और पशुपेश में शादी भी तय हो गई। पंडित जी अब भी अजीब सी ऊहा पोह में ही पड़े थे।
अब जब सब कुछ तय हो गया है तब क्यों आप टामाटोल हो रहे हैं? पंडिताइन बार बार पंडित जी को समझाती। पंडित जी, ग्रह इतने अच्छे मिल रहे हैं, फिर क्यों बिना बात ही परेशान रहते हैं? उनके मित्र उन्हें समझाते। मेरी समझ में तो कुछ आ नहीं रहा है, कैसे सब कुछ होता जा रहा है, पंडित जी अनमने से कहते। महीने भर में ही विवाह भी संपन्न हो गया और उनकी लाडली रज्जो अपने ससुराल चली गई। पंडित जी ने तो जब बेटी का घर देखा, जब वे उसे लेने दिल्ली गए, क्या घर था! उनकी आंखें चुंधिया गई। दरबान से लेकर ड्राइवर, महाराज, अन्य कामों के लिए कई नौकर चाकर। कुछ देर बेटी के घर में रुकने के बाद वे उसे लेकर जयपुर रवाना हो गए, लेकिन उनकी चिंता का अभी अंत नहीं हुआ था। रास्ते भर वे सोचते रहे, नहीं, कुछ तो कमी होगी, वरना ड्राइवर के सामने कुछ पूछ नहीं सकते थे। अतः बेटी से रास्ते भर इधर उधर की बातें ही करते रहे। घर पहुंचते ही रज्जो की माँ उसे घेर कर बैठ गई। तो खुश तो है ना? माँ ने उसे सीने से लगा लिया। हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। बेटी खुश है जानकर पंडिताइन की आंखें खुशी से छलछला आई। लेकिन हम लोग मुंबई चले जाएंगे। रज्जो ने अचानक यह भेद खोला तो पंडित जी चिंतित हो उठे। क्यों मुंबई क्यों? पंडित जी उठकर चारपाई पर बैठ गए। इनकी नौकरी मुंबई में ही है ना, रज्जो ने बताया। एक और राज खुला था। पंडित जी तो अब तक यही सोच रहे थे कि अनिरुद्ध दिल्ली में ही नौकरी कर रहे हैं। इतनी दूर मुंबई में? उनका दिल फिर घबराहट से भर उठा। अगले दिन अनिरुद्ध रज्जो को लेने जयपुर पहुंच गए थे। उस दिन पंडित जी ने खुलकर दामाद से बात की और आंखों में आंसू भरकर प्रार्थना की। बेटे, हम जानते हैं कि हमारी बेटी आपके घर के योग्य नहीं है, परंतु अब तो जो होना था हो चुका है। अब उसका ध्यान आपको ही रखना है। पंडित जी ने दामाद के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए थे। उनकी पत्नी भी हाथ जोड़े खड़ी थी। यह क्या कर रहे हैं आप मुंबू? अनिरुद्ध के मुंह से मुंबू सुनकर पंडित जी चौंक उठे। मुझे राजी ने सब बता दिया है। माँ जी और बाबूजी को मिलाकर ही उसने यह नया शब्द बनाया है, मुंबू, यानी माँ और बाबूजी। आप मेरे लिए भी मुंबू ही हुए ना? पंडित जी व उनके पत्नी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। क्या राजकुमार सा दामाद है, सुंदर और सुशील। मैं जानता हूँ माता पिता को अपनी बेटी की बहुत चिंता रहती है, पर आप चिंता ना करें। मुझे अपनी माँ को यह प्रूव करके दिखाना है कि मैं कैसे पत्थर तराशने की कला में माहिर हूँ। मतलब मैंने ही मॉम से कहा था कि वे मेरे लिए कोई साधारण घर की लड़की ढूंढे। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि उसे तराश कर कैसे हीरा बनाया जाता है। अनिरुद्ध ने फिर से मुस्कुराकर पंडित जी को बताया। मतलब मेरी बेटी आपके लिए महज एक परीक्षण की चीज, मात्र ग्नीपिंग? पंडित जी को चक्कर से आने लगे। अगर परीक्षण सफल ना हुआ तो? आप चिंता क्यों करते हैं मुंबू? मेरी ये दूसरी माँ है। इन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला है, पर हर बार ये मुझसे एक्सपेरिमेंट करवाती रहती हैं और मैं हमेशा उनके टेस्ट में पास होता रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट टेस्ट? पास? क्या मैंने अपनी रज्जू को प्रयोग की भट्टी में झोंक दिया है? पंडित जी के मुंह से अनायास ही निकल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिरुद्ध को कितना विश्वास था स्वयं पर और रज्जू पर भी। खैर, वह समय तो बीत चुका था जब पंडित जी की स्थिति कोई निर्णय लेने की होती। अब तो परीक्षण का परिणाम देखने के लिए ही उन्हें समय के सूली पर लटके रहना था। अनिरुद्ध अपनी राजी और पंडित जी के रज्जो को लेकर मुंबई चले गए थे। अनिरुद्ध ने ससुर जी के यहाँ एक टेलीफोन भी लगवा दिया था, जिससे वे अपनी प्यारी बिटिया की स्थिति जानते रहें। साल भर तक केवल फोन पर ही मुंबू से रज्जो की बात होती रही। साल भर बाद अनिरुद्ध स्वयं अपनी पत्नी को लेकर जब जयपुर आए तो रज्जो को देखकर मुंबू की आंखें फटी की फटी रह गई। अब वे उनके रज्जो नहीं रह गई थी, अनिरुद्ध की पत्नी राजी और फिर राज हो गई थी। बेटे को देखकर पंडित जी फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने आसपास के सभी लोगों को बेटी दामाद से मिलने के लिए बुलवा दिया था। आखिर अनिरुद्ध को कहना ही पड़ा, मुंबू, मैं और राज आपसे एक दिन के लिए मिलने आए हैं। कल हमें दिल्ली भी जाना है। मॉम मेरे एक्सपेरिमेंट को ठोक बजा कर देखना चाहती हैं। आप बातें कीजिए, इतने लोगों को बुला कर। तो वे कुछ और कहते कहते चुप रह गए। शायद रज्जू ने पति को इशारा किया था। पंडित जी की हसरत ही रह गई कि वे मोहल्ले के लोगों को जोड़कर कुछ कथा कीर्तन करते। अगले दिन सुबह अनिरुद्ध अपनी खूबसूरत मॉडर्न फराटेदार अंग्रेजी बोलने वाली पत्नी को लेकर दिल्ली रवाना हो गया था। लंबी सांस भरते हुए मुंबू ने सोचा था कि चलो बेटी खुश तो है। समय अपनी गति से चलता रहा। इस बीच रज्जू की 2 बेटियां हो चुकी थी। लगभग हर वर्ष अनिरुद्ध पत्नी को दोनों बेटियों सहित 2-4 दिन के लिए नाना के यहाँ भेज देते। अनिरुद्ध की बेटियां कहाँ नाना नानी का लाड प्यार पा सकी थी। वे तो बस
आती और जब तक ना उनके मुंह से निकलता तब तक तो उनके जाने का दिन आ जाता। कुछ वर्ष इसी तरह बीत गए। रज्जो से दूर रहने का गम और अकेलापन पंडित पंडिताइन को खाए जा रहा था। 10 वर्ष के अंतर ही वे चल बसे और वह घर सदा के लिए बंद हो गया। रज्जो ने उस पर अपने हाथों से ही मोटा ताला लटकाया। उस दिन वह कितना फूट फूट कर रोई थी। धीरे धीरे रज्जो की बेटियां भी बड़ी हो चली थी। फिर उनकी शादियां भी हो गई। एक बेटी सिंगापुर और दूसरी दुबई में सेटल हो गई। एक MBA और दूसरी मेडिकल ऑफिसर। दामाद भी इतने भले कि सास ससुर का ध्यान अपने माता पिता से भी अधिक रखते। 20 वर्ष मुंबई में रहकर अनिरुद्ध और रज्जो भी सिंगापुर चले गए थे। दिल्ली में अब माता पिता भी नहीं रहे थे। भाई अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त थे। सब कुछ बहुत अच्छा मिला रज्जो को, लेकिन ना जाने क्यों वे उम्र के इस पड़ाव पर आकर कुछ बेचैन से रहने लगी थी। कभी महसूस करती कि उसका पूरा जीवन ऐसे ही तो बीता है जैसे अनिरुद्ध ने चाहा था या एक्सपेरिमेंट किया था। उसने अपने हिसाब से, अपनी सोच से कुछ किया क्या? अनिरुद्ध के हिसाब से हाथों में हाथ डालकर पार्टियां, डांस, पिकनिक और न जाने क्या क्या। सिर्फ शो बिजनेस। उसका अपना क्या रहा? कहाँ रही वह सीधी सादी साधारण से मोहल्ले की रज्जो? सिंगापुर में वह अनमनी सी रहने लगी थी। दिन भर मुंह सी बैठी रहती, आकाश को निहारा करती। कारण समझ में नहीं आ रहा था। बेटियों से सलाह करके अनिरुद्ध भारत वापस आ गए। मुंबई में ही एक फ्लैट पहले से ही खरीद रखा था। यहाँ भी वे अपने जॉब में व्यस्त रहते थे अनिरुद्ध, परंतु रज्जो अपनी पुरानी यादों की गलियों में भटकती रहती। एकदम तन्हा, नितांत अकेली। हर 15 दिन में ब्यूटी पार्लर जाकर खुद को सजाने संवारने वाली रज्जो एक बार कई दिनों के लिए बीमार पड़ गई। शायद वह अकेलापन महसूस कर रही थी। इससे भी अधिक उसके मस्तिष्क पे मुंबू की असमय मृत्यु मंडराती रहती। उसके पास इतना कुछ है तब भी वह इतनी उदास रहती। उसे मुंबू और उनका घर याद आता रहता। एक दिन नौकरानी ने ब्यूटिशियन को घर पर ही रज्जो का फेशियल करने के लिए बुला लिया, शायद साहब के आदेश पर, परंतु रज्जो ने उसे वापस भेज दिया। कई दिनों से उसकी मनोदशा अजीब सी थी। अनिरुद्ध ने छोटी बेटी रोज को सिंगापुर से रज्जो की देखभाल के लिए बुला लिया था। उसके 2 छोटे बच्चे थे जिन्हें उसके पति आया की मदद से संभाल लेते थे। अतः वे माता पिता के पास बीच बीच में आती जाती रहती थी। रज्जो सोचती कि वह बेटी को अपनी सेवा के लिए बुला लेती है, पर स्वयं किस दिन अपने माता पिता की जरूरत में काम आ सकी थी। अंदर ही अंदर रज्जो को घुन लगने लगा था। शीशे के सामने खड़ी होकर अपने सफेद बालों को देखकर अचानक ही वह सोचने लगी कि किसी राजा ने केवल एक बाल सफेद देखकर राजपाट त्यागने का फैसला ले लिया था। उसका तो ना जाने कब से सारा सिर ही सफेद है। हर बार बाल डाई करवा कर स्वयं को जवान सिद्ध करने की होड़ में ही लगी रही। बाकी कभी कुछ नहीं किया, बस केवल एक्सपेरिमेंट यानी नीपिंग पर बनी रही ताउम्र। अक्सर आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगते। छोटी बेटी रोज इस बार माँ को देखकर सहम गई थी। जब रोते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ मॉम, आर यू ऑल राइट? सुबकियों के बीच रज्जो ने सिर हिलाया कि वह ठीक है। फिर आप क्यों रो रही हैं? रात में भी माँ को करवटें बदलते देखकर रोज कुछ परेशान सी हो उठी थी। अचानक वह उठ बैठी और माँ को बाहों में भर लिया। आई वॉन्ट टू विजिट माई होम टाउन। आई वॉन्ट टू मीट पीपल हु आर अराउंड मी। सुबकते हुए रज्जो ने अपनी खूबसूरत बेटी रोज के कंधे पर अपना सर रख दिया और जोर जोर से बिलक कर बोले जा रही थी। तभी अनिरुद्ध भी वहां आ गए। तुम जानती हो राज, कितने साल हो गए हैं तुम्हें वहां गए। तुमसे किसी का कांटेक्ट भी नहीं है शायद। फिर अनिरुद्ध भी राज की बात सुनकर बौखला उठे थे। मैं मुंबू का घर खोलकर देखना चाहती हूँ। पर करोगे क्या वहां जाकर तुम? कौन पहचानेगा तुम्हें अब? अनिरुद्ध ने फिर से रज्जो को कहा, अनी प्लीज, मैं मुंबू का घर खोलना चाहती हूँ। शहर में बनी हुई तुलसी की क्यारी को छूना चाहती हूँ। मुझे पता है कृष्णा बहन जी, इंदू मौसी, सरोज मौसी मुझे देखकर खुश होंगी। बस जस्ट वंस। मेरा बचपन मुझे पुकार रहा है, मेरा घर मुझे पुकार रहा है। वहाँ कौन रहा होगा तुम जानती हो क्या? उनके राज में रज्जो प्रवेश कर रही थी। कितनी मुश्किल से उस मिट्टी की गंध शरीर से मलमल कर छुड़ाई थी उसने। अब फिर से 60 वर्ष की उम्र में उनकी पत्नी उस कंध को लपेटने के लिए व्याकुल हो उठी थी। कौन जाएगा तुम्हारे साथ? यह बेचारी अपना घर, बच्चे, जॉब सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए आई है। अनिरुद्ध ने रोज की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोज के मन में माँ के प्रति कुछ पिघलने लगा। ओके डैड, आई विल टेक हर विद मी, जस्ट फॉर यू ओनली। उसे वापस भी तो जाना था। रज्जो रोज के साथ मुंबू के शहर जयपुर आ गई। स्टेशन से घर तक का सफर रिक्शे में बमुश्किल से कटा। वह जल्दी अपने मुंबू के घर पहुंचना चाहती थी। रास्ते पर वह उन सड़कों और गलियों को बच्चों की तरह खुश होकर निहारती जा रही थी।
रज्जो तो मानो अपने बचपन की सैर करने लगी थी। बीमारी से कमजोर हुई रज्जो में मानो किसी ने फूंक कर ताज़ी हवा का झोंका भर दिया था। माँ के पर्स से चाबी निकालकर रोज ने जैसे ही दरवाजे के ताले से जूझना शुरू किया, ऊपर से कच्ची मिट्टी भरभरा कर उसके खूबसूरत चेहरे पर फैल गई। हाथों से चेहरे को झाड़ते हुए उसने चीख कर माँ की ओर देखा। मॉम, कांट वी हैव समवन टू क्लीन द डोर? ओ माय गुडनेस! धीरे धीरे आसपास के दरवाजे खुलने लगे। औरतें फुसफुसाती हुई उनकी ओर बढ़ी। रोज ने पैंट में से रुमाल निकालकर मुंह पर फैली मिट्टी को साफ करने की बेकार सी कोशिश की। कौन हो? लाठी पकड़े एक बुजुर्ग महिला चश्मे में से झांकने का प्रयास कर रही थी। रज्जो की आंखों में चमक भर आई। लाठी चाची? उसने आंसुओं से चेहरा तर कर लिया और झुकी कमर वाली महिला के गले लगकर सुबकने लगी। रज्जो हूँ चाची, आपकी रज्जो, पहचाना नहीं? अंदर से चाची की किसी बहू ने एक खाट लाकर सड़क के किनारे डाल दी थी। घूंघट के भीतर से बहुएं पैंट पहनी हुई सुंदरी को निहार रही थी। जरूर कोई मैम है, एक ने फुसफुसाकर दूसरी के कान में कहा। रोज उनके पास चली आई। नमस्ते, मैं इनकी बेटी। कोई सर्वेंट मिल जाएगा यहाँ? ताला भी नहीं खुल रहा है, उसे भी खोलना होगा। घूंघट वाली बहुओं में से एक ने घर में बर्तन मांजती हुई मेहरी को आवाज देकर बाहर बुला लिया। आप इसे चाबी दे दीजिए, यह खोल देगी। मेहरी ने उसके हाथ से चाबी ले ली और ताले में चाबी घुमाने लगी तो कुंडा टूटकर उसके हाथ में आ गया। मेहरी को वहीं छोड़ रोज उस ओर बढ़ी जहां रज्जो खाट पर बैठी हुई बुजुर्ग महिला से बातें कर रही थी। रोज के लिए यह माहौल कौतूहल से भरा था। तेरी दो बेटी है ना रज्जो? बूढ़ी औरत उसे अच्छे प्रकार देखना चाहती थी। वह अपने चेहरे को ऊपर नीचे करने लगी थी। बहुत कम दिखाई देता है बेटी। देखो, अब तो हमारी उम्र का कोई एक आध ही बचा होगा। सभी साथ छोड़ गए। अच्छा किया तू आ गई, तेरे से मिलना हो गया। रोज के सामने चाय का प्याला आ गया था और दोनों बहुएं उसकी कुर्सी के इर्द गिर्द खड़ी हो गई थी। ले बेटी, समोसा फोड़ ले। रोज को हंसी आने को हुई पर उसने कंट्रोल कर लिया। समोसा कुतरते हुए उसने मुंबू के मकान के बाहरी हिस्से में उगे पीपल के छोटे छोटे पौधों पर नजर गड़ा दी। हर साल काट देते हैं हम जी, पर ये हर साल उगाते हैं। घूंघट वाली एक बहू ने उसकी दृष्टि भांप ली थी। मुंबू के घर में अब भी जीवन है, वह सोचने लगी। लेकिन रात में इस घर में तो नहीं रहा जा सकता। जयपुर तो इतना बड़ा शहर है, अच्छे अच्छे होटल हैं, वह मोम को वहाँ रहने के लिए मना लेगी। बेटा, मैं जिनसे मिलने आई थी उनमें से तो कोई भी नहीं रहा। रोज ने माँ का कंधा दबाकर उन्हें सांत्वना देने का प्रयास किया। इट्स ऑल राइट मॉम, जिंदगी ऐसे ही चलती है। फिर थोड़ा रुक कर रोज आगे कहती है, मॉम अंदर चलेंगी? आपका तुलसी का चौरा? हाँ, और कोई तो मिला नहीं। राजी दुखी थी। चलिए अंदर देखते हैं। रोज उसका ध्यान बटाना चाहती थी। हाँ कहकर रज्जो ने हाथ में पकड़ा हुआ चाय का प्याला मेज पर रखा और उठ खड़ी हुई। उसके साथ लाकी चाची भी अपना डंडा उठाकर उसके घर की ओर बढ़ चली। उनके पीछे पीछे दोनों घूंघट वाले बहुएं भी। रोज आगे बढ़कर सहन पार कर गई थी। पीछे पीछे राजी आ रही थी। तुलसी का अटूटा चौरा सहन में मृत्युशैया पर पड़े बूढ़े की तरह मानो किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। रज्जो ने सिंह द्वार में प्रवेश किया ही था कि ऊपर से अटूटी लटकी हुई बल्ली उसके सिर पर आ गिरी और वह वहीं पसर गई। लाठी चाची को बहुओं ने पीछे खींच लिया था। जोरदार आवाज सुनकर रोज ने पीछे मुड़कर देखा। मॉम, वह चिल्लाई, पर मॉम की आवाज़ शांत हो गई थी, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी आंखें उलट चुकी थी और प्रतीक्षारत तुलसी के टूटे हुए चौरे पर अटक गई थी। राज कपूर की फिर से रज्जो बनने की हसरत पूरी हो गई थी। समय ने उसे कहां कहां घुमा फिरा कर उसके साथ ना जाने कितने प्रयोग करके रज्जो को फिर से उसी धूल में मिला दिया था जिससे निकल के वह ताउम्र समय के साथ आंख मिचोली करती रही थी। अब वह ग्नीपिंग नहीं रही थी। अब उस पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था। ग्नीपिंग बने बने ही वह इस माया रूपी संसार को छोड़ अपने मुंबू के पास चली गई। रोज उसके मृत शरीर को बाहों में भरे पिलख रही थी। जिस मिट्टी में जन्म लिया, जिस मिट्टी की सुगंध को उसके शरीर से मिटाने के लिए पति ने इतने साल जतन किए, वह फिर भी आज उसी मिट्टी में आकर क्षीण निद्रा में लीन हो चुकी थी। जब अनिरुद्ध को खबर मिली तो वह दौड़े चले आए। रज्जू को उसी मिट्टी में लेटा देख उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। जिस रज्जू को इतने साल पहले वह जिस घर से लेकर गए थे, आज उसी घर में रज्जू ने अपनी अंतिम सांसें ली। दोस्तों, कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।